वसीम, आपका आंसर गलत है। डायमंड जुबली मतलब 65th एनिवर्सरी 22 जून 1897। ठीक है, चलें अब हम आगे देखते हैं। लॉर्ड कुर्जन तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे हमारे पास जो है वो आएगा लॉर्ड मिंटू। ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि 1906 में हमारे पास जो है वो मुस्लिम लीग कैसे बनी थी। जो थी हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी तो हमने डिटेल पढ़ ली कि वो कैसे बनी, क्या क्या उसके किस क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और किसने उनको लीड किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वजूद में आई। अब हमने देखना है कि मुसलमानों को जरूरत क्यों पेश आई और किस वजह से मुस्लिम लीग का क्या अमल में आया। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है ना, जो कहानी शुरू होती है वो 1 अक्टूबर 1906 से शुरू होती है। शिमला डेप्यूटेशन। अच्छा, हमारे पास ना शिमला के नाम से 3-4 चीजें आती हैं। एक शिमला डेप्यूटेशन आता है, एक शिमला कॉन्फ्रेंस आती है और एक शिमला एग्रीमेंट आता है। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज जब पेपर में आते हैं ना तो रिपीट होते हैं, तो हमें ईयर डेट याद रहनी चाहिए प्रॉपर कि शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, शिमला डेप्यूटेशन क्या था और शिमला एग्रीमेंट क्या है। अभी हम सबसे पहले पढ़े हैं शिमला डेप्यूटेशन। शिमला के नाम से हमारा ये फर्स्ट टॉपिक आया है। शिमला डेप्यूटेशन जो है ये 1 अक्टूबर 1906 को जो है ना वो मिलता है किससे, लॉर्ड मिंटो का जो वाइस होता है ना, पर्सनल सेक्रेटरी, उसको मिलता है। और उसको मिलके ही बताना ये चाहते हैं कि जिस तरह से हिंदुओं ने अपनी एक जमात बनाई है ना, हम भी अपनी एक जमात बनाना चाहते हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सके। हमारे जो हमारा जो मैसेज नहीं, है वो डेपुटेशन का क्या मतलब है? वफद, अच्छा, चलिए ठीक। हमारे मैसेज को आगे जो है वो कन्वे कर सके। उसके लिए जो 35 लोग थे ना वो मिले सर आगा खान 3 की क़यादत में। सर आगा खान 3 जो थे ना वो उस टाइम के एक पढ़े लिखे मुस्लिम लीडर थे, क्योंकि सर सैयद अहमद खान की तो डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ हो गई हमारे पास 1898 में। तो उसके बाद मुसलमानों को जो लीड कर रहा था ना, एक तरह से थोड़ा सा मतलब एजुकेशन के हवाले से और इस तरह की चीज़ों में, वो थे हमारे पास सर आगा खान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क। ये 3-4 जो हमारे पास जो थे ना वो मेजर नाम थे जो मुसलमानों को लीड कर रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान की क़यादत में मुसलमानों ने जो है ना ये डिसाइड किया कि हम अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने, सर आगा खान जो थे ना वो एक्चुअली थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर। फाउंडर से मुराद ये है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप ये देखें ना, ये पहले स्कूल था 1875 में, फिर हमारे पास ये कॉलेज हो गया, अपग्रेड हो गए, फिर 1920 में हमारे पास ये क्या हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई। तो जो अलीगढ़ कॉलेज था ना उसके ये हेड थे सर सैयद अहमद खान के बाद अलीगढ़ इंस्टीट्यूट्स को ये देख रहे थे। तो जब ये देख रहे थे तो इनके पास जो थी ना एक तरह की पावर थी, मुस्लिम को बैकफुट पे जो सपोर्ट कर रहे थे ना वो ये कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आप लोगों का जो मैसेज है ना, मुसलमानों ने इनको कहा कि हमारा मैसेज आप अच्छे तरीके से आगे कन्वे कर सकते हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान है वो एक मैसेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में आगे कन्वे कर सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो मंटू था ना उस टाइम का हमारे पास वाइस राय, उसके जनरल सेक्रेटरी को ये मिले जाके और उसको कहा कि हम जो है मंटू को मिलना चाहते हैं। और मिलने का मकसद क्या है, यही है कि हम अपनी एक पार्टी बनाना चाहते हैं और हम उसे बताना चाहते हैं कि हम पार्टी क्यों बनाना चाहते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास इधर साइड पे लिखा है डिमांड्स ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों की डिमांड्स क्या थी कि सेपरेट इलेक्शन किए जाए, मुसलमानों की सेपरेट इलेक्शन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, के मुसलमानों की ना इन दोनों लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में नुमाइंदगी होनी चाहिए। और कोटा होना चाहिए मुसलमानों का कोर्ट्स में, यानी कि अदालतों के अंदर और यूनिवर्सिटियों में, ताकि मुसलमान जो है वो अपने आप को बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट्स में और हर जगह पे रिप्रेजेंट कर सकें। इसके लिए जो थी ना मीटिंग वो शेड्यूल की गई 1 अक्टूबर 1906 को फॉर द डिस्कशन ऑफ बंगाल पार्टीशन। जो मीटिंग हो रही थी ना एक्चुअली वो बंगाल पार्टीशन के ऊपर हो रही थी कि बंगाल को तकसीम किया गया है। तो अब जब बंगाल को तकसीम किया गया तो जो हिंदू थे उन्होंने अपने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसको बंगाल को क्यों तकसीम किया गया, ये इसकी मतलब सूबे की डिवीजन नहीं होनी चाहिए थी। अब मुसलमानों के तो ये हक में था पॉइंट, मुसलमान चाहते थे ये डिवीजन ऐसे ही रहे, लेकिन हिंदू जो थे वो नहीं चाहते थे। उसकी वजह से ना अब ये दो ग्रुप्स बन गए। हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है कि बंगाल पार्टीशन के बाद स्वादिशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। हिंदू जो होते हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर बाइकआउट स्टार्ट कर देते हैं और वजह यही होती है कि बंगाल की जो पार्टीशन है इसको खत्म किया जा सके। अच्छा, अभी जो पॉइंट्स लिखे हैं ना इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं। जैसे मैंने नोट बनाए हुए हैं, स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये बनती कैसे है, मुस्लिम लीग कैसे बनेगी, आगे हम फर्दर इसको देखते रहते हैं। शिमला जो है ये ठंडा इलाका है, उत्तर प्रदेश का ये इलाका है। 1 अक्टूबर 1906 को 35 लोग जो होते हैं वो जाते हैं सर आगा खान 3 की क़यादत में, और आगा खान 3 जो है मतलब डेपुटेशन को लीड करते हैं। अब आगा खान 3 की जो बर्थ है ना वो कराची की है 1877 में।
और इसके अलावा आगा खान 3 जो थे ना, ये इस्माइली कम्युनिटी के हेड भी थे, 48th हेड थे। इनकी जो डेथ होती है ये पाकिस्तान बनने के बाद होती है 1957 में। 1947 में पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन इनकी डेथ उसके बाद हो रही है। कब हो रही है? 1957 में। और इनको जो दफन किया गया है वो जिनेवा में इनको दफन किया गया है। अच्छा, 48th हेड इस्माइल कम्युनिटी के हमारे पास जो थे वो आगा खान 3 थे, और इस्माइल कम्युनिटी नोट के शेयर किए मैं हाँ नोट जी, शेयर हाँ किए जी, हाँ जी। मुझे शो आपको नहीं, स्क्रीन शायद शो नहीं नेट होगी? इशू होगा, बाकियों को हो रहे हैं, बाकियों को शायद हो, मुझे शायद नेट इशू होगा, बाकियों से पूछ लेना। सर हो रहे हैं शो। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगा करीम बख्श जो थे ना, ये इस्माइली कम्युनिटी के 49th हेड थे। अच्छा, अब जब ये मैंने नोट्स बनाए थे ना, ये इतने डिटेल में जहाँ से मैंने लेक्चर्स लिए हैं यूट्यूब से या डिफरेंट सोर्सेज जो भी मैंने यूज़ किए हैं, अकेडमीज मैंने भी 1-2 ज्वाइन किए हैं, इतनी डिटेल ये ना मेरे अपग्रेडेड नोट्स हैं। ये सिर्फ वही नहीं है जो मैंने क्लास में नोट्स बनाए हैं। खुद मैं इनको पढ़ती रही हूँ, रिपीट करती रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे चीज़ें मिलती गई है ना, जैसे इस्माइली कम्युनिटी की बात हुई तो मैंने देखा कि वो 48 हेड थे, फिर मैंने साथ उसको नेट पे सर्च कर लिया कि 49 कौन था, इस्माइली कम्युनिटी एक्चुअली है क्या। ये अब आप लोगों ने खुद सर्च करनी है, इस्माइली कम्युनिटी क्या है, ठीक है। तो अब ये जो नोट्स हैं ये बहुत अपग्रेडेड नोट्स हैं। इस तरह के नोट्स जो है ना, ये एक ही क्लास के अंदर आपको शायद मुश्किल से ही मिलेंगे, लेकिन हो भी सकता है मिल भी जाए किसी के पास से आपको। लेकिन ये एक आप इसको समझ लें, ये मेरी तकरीबन 1-1.5 साल हो गया मैं ये चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ बार बार। अच्छा जी, अब जो मैम है ना, इधर आगा खां 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीसरे आगा खां थे, पहले 2 हाँ जी, किधर थे? मतलब ये कुछ नेम ऐसे है ना जो बार बार रिपीट होते हैं हिस्ट्री में। आगा खान 1 और 2 जो है वो उन्होंने कुछ और ऐसे काम किए होंगे जो मशहूर हैं, लेकिन खैर मुझे नहीं उनका पता कि उन्होंने क्या काम किया जिसकी वजह से आगा खान के साथ 3 को मेंशन किया गया। इसका मतलब है आगा खान 1 और 2 जो है उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिन्हें हम जो अंडर कंसिडरेशन है। अब ये गुड क्वेश्चन है कि आगा खान 1 और 2 कौन था, उन्होंने क्या किया। तो इसको आप खुद से सर्च करें, इसी तरह ही आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर होंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है। अब एक एक बंदे की हिस्ट्री बहुत डिटेल में जिसको पता होगी वो तो माशाल्लाह से बहुत गुड है, लेकिन मेरा भी नॉलेज जो है इतना डिटेल्ड नहीं है कि मुझे एक एक बंदे का इतना बैक मतलब पूरी उसकी बैक स्टोरी पता हो। अच्छा खैर, अब हम देख रहे हैं इधर नवाब मेहदी अली खान, नवाब मोहसिन मुल्क। अच्छा, सेक्टर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थे। अलीगढ़ स्कूल बना 1875 में, अलीगढ़ कॉलेज बन गया हमारे पास 1877 में, फिर ये अपग्रेड होकर यूनिवर्सिटी बन गई 1920 में। नवाब मोहसिन मुल्क जो है ना, इन्होंने प्रिपेयर किया डेपुटेशन को, यानी कि उन्होंने डेपुटेशन ये जो 35 लोगों का वफद था उसको मनाया कि हम जाएंगे और इस तरह से हम बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कौन था? आर्क बोल्ड, ठीक है, उसके पास ये गए। मोहसिन मुल्क जो है ना, इन्होंने रिक्वेस्ट की आर्क बोल्ड को, वी वांट टू मीट लॉर्ड मिंटो। इन्होंने इनको कहा कि मैं ना हम लोग लॉर्ड मंटो को मिलना चाहते हैं। जाहिर है गवर्नर जनरल को मिलना आसान काम तो नहीं है, कोई भी मुंह उठा के चला जाए तो वो उसको मिल ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट की। और रिक्वेस्ट उन्होंने किससे की? पर्सनल सेक्रेटरी से, जिसका नाम था डन लो, ठीक है। वाज द पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ लॉर्ड मंटो। आर्क बोल्ड अप्रोच हिम ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब मोहसिन मुल्क। नवाब मोहसिन मुल्क की रिक्वेस्ट के ऊपर आर्क बोल्ड ने जो है क्या किया, जो लॉर्ड मिंटो था उसको अप्रोच किया और उसको कहा कि हम मिलना चाहते हैं। अब मीटिंग जो थी वो शेड्यूल इसलिए की गई थी एक्चुअली कि बंगाल की जो पार्टीशन है, जो हिंदू जो थे वो चाह रहे थे कि इसको अनल किया जा सके, लेकिन मुसलमान इसके हक में थे, तो वो अपना मैसेज कन्वे करना चाहते थे। अब मुसलमानों की जो डिमांड्स थी वो क्या थी, मैंने आप लोगों को बताई है कि मुसलमान चाहते थे सेपरेट इलेक्शन किए जाए, रिप्रेजेंटेशन हो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के अंदर, और मुसलमानों का जो है वो कोटा होना चाहिए कोर्ट्स के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर। अब लॉर्ड मंटो को जब वफद मिला, उसने अपने पॉइंट्स बताए, तो लॉर्ड मंटो ने क्या कहा, लॉर्ड मंटो पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ मुस्लिम पार्टी टू फुलफिल देयर डिमांड्स। उसने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के जो आइडिया को ना आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ कि आपकी जो आप लोगों की डिमांड्स है वो भी मैं आगे कन्वे कर देता हूँ। आगे कन्वे करने से उसका मुराद ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहां तक आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही यहाँ पे उसको लीड कर रही थी ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1857 में लॉर्ड कैनिंग जब आया था, तो हमारे पास क्या नाम लेते हैं उसका, एग्रीमेंट कौन सा हुआ था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सारे इख्तियारात थे वो गवर्नर जनरल के पास आ गए थे। मैम शिमला एग्रीमेंट था? नहीं नहीं नहीं, शिमला एग्रीमेंट तो नहीं है। शिमला एग्रीमेंट तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। क्या नाम है उसका, मेरे ज़हन में क्यों नहीं आ रहा। एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ,
वो 1935 में जो आया था। 1858 में आया था। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपके मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और फिर हमारे पास क्या होता है, नवाब सर सलीमुल्लाह खान जो होते हैं, ही सजेस्टेड द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो नाम है वो नवाब सर सलीमुल्लाह खान सजेस्ट करते हैं। अब मुस्लिम लीग का जो क्याम अमल में आता है वो 30 सितंबर 1906 को होता है। अब मुस्लिम लीग का जो क्याम अमल में आता है ना, वो एक्चुअली होता है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एक, जो कि हमारे पास सर सैयद अहमद खान ने एक कॉन्फ्रेंस जो है ना, मतलब ये एक आप इसको क्या कहेंगे, जैसे मूवमेंट्स होती हैं या छोटी छोटी कमेटीज होती हैं, ठीक है ना, या जैसे साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने बनाई, इस तरह से ना उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ था, उसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और उसका काम क्या था, प्रमोट करता था मॉडर्न एजुकेशन को और लिबरलिज्म को, मुसलमानों के को अपने साथ एंगेज करके। ये सर सैयद अहमद खान ने बनाया और अलीगढ़ में ये बना था 1886 के अंदर। ठीक है, एजुकेशन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका काम क्या था, मुसलमानों को तालीम की तरफ लेकर आना, क्योंकि मुसलमानों में तालीम की कमी थी। और इसी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों को मतलब शऊर दिया गया, या उन्हें बताया गया कि आप तालीम हासिल करेंगे। लोगों ने फिर पढ़ना लिखना शुरू किया मुसलमानों ने, और वहीं से फिर हमारे पास जो है एक बड़े बड़े लीडर्स आते हैं बाद में, क्योंकि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में बन जाती है। तो देखें 1906 में मुस्लिम लीग बन रही है, उसके 20 साल बाद। तो आखिरकार इदारों ने कुछ काम किया ही है ना, लोगों ने कुछ पढ़ा ही ना, 20 साल के अंदर एक बच्चा जवान हो जाता है। खैर 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये अलीगढ़ में बनी थी। तो और आपने वो बताया है इसका लिबरलिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ये मुझे इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट। लिबरलिज्म लिबरलिज्म यानी कि लिबरलिज्म से मुराद ये है कि जो जदीद दौर है उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं उसको आपने कैसे अपने रिलीजन के साथ देखना है और उसको कैसे लेकर चलना है। हमारा रिलीजन उसको किस हद तक अलाउ करता है और हम खुद उसको लेके अपने साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं उसको हमने यूज करना है, यूटिलाइज करना है अपने हक में, और जो नहीं है उनको आप इग्नोर कर दें। और इग्नोर इस तरह से करें कि जो उस टाइम की गवर्नमेंट है या जो आपके ऊपर रूलिंग पार्टी है उसको पता ना चल सके। मतलब आपने उसको एक अच्छे तरीके से डील करना है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना मुस्लिम लीग जो है ना वो बनती मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से है। मतलब ये कि उस इदारे के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी हर साल मीटिंग होती है। हर साल जब उनकी मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, डिफरेंट एजेंडाज होते हैं। तो जब 1906 में मीटिंग हो रही होती है ना, ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की 20th मीटिंग होती है, 20वीं मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के अंदर वो डिसाइड करते हैं कि हम मुसलमानों की एक अलग जमात बनाएंगे। ठीक है, और ये मीटिंग होती है ढाका में। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फर्स्ट सेशन होता है ना, जो 1886 में अलीगढ़ के अंदर होता है, उसको लीड करते हैं मौलवी सलीमुल्लाह खान, मौलवी समीउल्लाह खान। ठीक है, ये आप जो भी बच्चे साथ नोट कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये नोट करते जाएंगे, मैंने इधर रजिस्टर पे इसके ऊपर नहीं लिखे हुए। और ये एमसीक्यूज आते हैं एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि उस वक्त एक ही बड़ा नाम था और वो था सर सैयद अहमद, और ये सर सैयद अहमद खान ने बनाई है। तो सर सैयद अहमद खान के हवाले से कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। ये एक्चुअली उसने सर सैयद अहमद खान के टॉपिक को टच किया हुआ है। अगर उसने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का एमसीक्यूज पूछा तो आप समझे उसने सर सैयद अहमद खान को टच किया। अच्छा जी, उसके 20वें सेशन के अंदर हमारे पास जो है ये मुस्लिम लीग बन जाती है। अब मुस्लिम लीग बन तो जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है कि एक उसका प्रेसिडेंट होता है, जो हमें पता है कि सर आगा खान 3 होते हैं उस टाइम पे। 6 उसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं और 1 सेक्रेटरी होता है। ये बस जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये इसका एमसीक्यूज कुछ इस तरह से पूछा नहीं जाता। जनरल सेक्रेटरी जो है वो वकारुल मलिक होते हैं, और उन्होंने ही जो है ये मुस्लिम लीग के फाउंडर्स के अंदर उनका नाम आता है। फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग जो है ना उनमें 4 बड़े नाम आते हैं। एक आते हैं नवाब वकारुल मलिक, मुल्क कह लें नवाब वकारुल मुल्क। दूसरे नंबर पे नवाब मोहसिन उल मुल्क। तीसरे नंबर पे सैयद अमीर अली, और चौथे नंबर पे मोहम्मद अली जौहर। ये 4 बड़े नाम हैं जो फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग के अंदर जाने जाते हैं। कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, ये कोई नाम ऐसा नाम इसके अंदर नहीं था, इन्होंने बाद में इसको ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग जिन्होंने बनाई वो नाम आपके सामने है, मैंने आपको बता दिए 4 नाम है, नवाब वकारुल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क, सैयद अमीर अली और मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मैम इसमें मौलाना जफर अली खान भी तो आते हैं, हकीम अजमल खान, इनके भी तो नाम है ना इसमें। हाँ जी, वो तो फिर आप ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, जाहिर सी बात है 35 लोगों का वफद था तो उसमें मेन लोग तो काफी सारे होंगे ना।
ऐड करते जाएंगे, हम होते जाएंगे, नो डाउट। इनका नाम है हकीम अजमल का भी है और इसका भी है। आपने क्या नाम लिया दूसरे मैं इसके अलावा? अच्छा जी, अब जो है जफर ना अली खान। 1906 में ढाका में हमारे मैम पास ये मुस्लिम। पहली मीटिंग ये आपने किधर बताई है इसकी? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की ढाका में पहली थी? हाँ जी। मैम चलिए जी जी। मॉमडन एजुकेशन का जो थी, ये इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई थी? ढाका में? इस इदारे की बुनियाद मतलब किस इलाके में थी वो बता नहीं दें। नहीं, किसकी पूछी आपने? जो है, जो हमारा टॉपिक है ना, मॉमडन वो मॉडर्न एजुकेशन, एजुकेशन। हाँ ये जी। जो इदारा है ये कहाँ पे था? अच्छा, ये मतलब ये अलीगढ़ कहाँ में। पे बनाया गया था? ये जैसे अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। अलीगढ़ में? हाँ जी। जी मैम, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है आगे चलते हैं। ये मुस्लिम लीग बन गया ढाका में, ठीक है, 1906 में। और मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ा अलीगढ़ में बन गया। अब 1907 में पूना में मुस्लिम लीग की ब्रांच बनी है, जिसको जो लीड कर रहे थे या जिसको जो चला रहे थे वो थे मौलवी रफीउद्दीन। ठीक है, उसके बाद मैम दिसंबर रिपीट 1900। कीजिएगा। ये काइंडली आप लोग अपने माइक बंद कर दें, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, बंद करें माइक। ये मुझे शो नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल ये क्वेरीज जो है ना आप लोगों की, आप लोग लास्ट में कर लीजिएगा, इस तरह बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, हमारा काम रह जाएगा। जो आपको पॉइंट मिस हो जाता है ना, या आप लोग आपस में बाद में आप लोगों का क्लास का ग्रुप बना हुआ है, उसमें पूछा करें एक दूसरे से। सारे बच्चे नोट कर रहे होते हैं, किसी का कोई रह जाता है, किसी का कोई रह जाता है। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता तो इसको गूगल पे सर्च कर लिया करें। इस तरह बार बार करेंगे ना तो सही है कि हमारा काम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। खैर मैं सेटिंग इसकी देखूंगी। दिसंबर 1908 में लंदन में जो है मुस्लिम लीग की ब्रांच बनती है, ठीक है, सैयद अमीर अली बनाते हैं। और अच्छा, साथ ही देखिए मैंने लिखा सर सैयद अमीर अली ने और क्या काम किया। अब जब मैंने क्लास लिया ना तब मुझे उस टीचर ने नहीं बताया, ये मैंने खुद से सर्च करके लिखा हुआ है। ये आपको तब ही काम आएगा जब आप खुद से सर्च करके साथ साथ लिखेंगे। और ये बार बार पढ़ने से याद होता है। ये मुझे खुद भी अब इसके अंदर से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुझे याद नहीं होगी, आप बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे तो याद रहेंगी। सैयद अमीर अली ने 1908 में मुस्लिम लीग की ब्रांच बनाई, ठीक है। और इन्होंने 1909 में डेपुटेशन को लीड किया। डेपुटेशन वो जिसने कहा, जो मिंटो मोल्डर रिफॉर्म्स हो रही थी ना 1909 में, उसमें उन्होंने लीड किया कि हमें सेपरेट इलेक्शन की बुनियाद जो थी वो हमने शुरू से ही मुसलमानों की डिमांड थी, उसको लेके वो आगे चले थे। अच्छा चले, 1907 में पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग बनी, जो बनाई सर मोहम्मद शफी ने, ठीक है। और उसके बाद 1939 में बलोचिस्तान में काजी ईसा ने बनाई, ठीक है। काजी ईसा जो है ना, ये काजी फाइज ईसा जो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये इनका बेटा है। काजी ईसा का, काजी फाइज ईसा इनका बेटा है। मतलब इसको ना एक हिस्ट्री के अंदर एक पहचाना जाता है। जैसे जाहिर सी बात है, अब कायद अज़म की जो औलाद है उसकी एक अलग से रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। मतलब आपकी जो फैमिली होती है वो आपको रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से जो काजी फाइज ईसा जो है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, ये वही काजी फाइज ईसा है, ये जो जिसने बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, उनके बेटे हैं ये। अच्छा जी, अब मुस्लिम लीग की हमने काफी डिटेल पढ़ लिया कि मुस्लिम लीग बनी कैसे, किसने बनाई, ठीक है। और इसको कैसे बनाया गया, इसकी वजूहात क्या थी, मुसलमानों की डिमांड्स क्या थी, उनको फुलफिल किया गया कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब 1906 में हमारे पास ये काम हो जाता है। उसके बाद मुस्लिम लीग की डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट रीजन्स के अंदर बन रही हैं। अब हमारे पास क्या होता है 1909 में मिंटो मोल्डर रिफॉर्म्स। मिंटो मोल्डर रिफॉर्म्स एक्चुअली जो है ना, ये उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है। हर 10 साल बाद ना वो सब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन के मुताबिक, वहाँ के लोगों के डिमांड्स के मुताबिक, लोगों के राइट्स के मुताबिक, उनकी इकोनॉमी और हर चीज़ के मुताबिक उसको देखे ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं अब आपको कहने के लिए कह रही हूँ ना, लेकिन उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसको रिफॉर्म्स के नाम से कहते थे। अब ये मिंटो और मोल्डर दो डिफरेंट लोग थे, ठीक है।
मोर्ले जो था वो सेक्रेटरी था और मिंटो जो था वो हमारे पास वहाँ का उस टाइम का लॉर्ड था, गवर्नर जनरल था। तो ये दो मेजर नाम थे जिन्होंने रिफॉर्म्स जो थी वो पेश की, तो फिर उसी नाम से उनको जाना जाता था। ये मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909 में आई, फिर हमें पता है 1919 में 4 रिफॉर्म्स आती हैं, फिर 1935 में एक्ट आता है। एक्चुअली ये 1909 है ना, फिर 1919 है, फिर 1929 में आना होता है हमारे पास अगला कॉन्स्टिट्यूशन या रिफॉर्म्स उस टाइम पे आनी होती है। 1929 में जो आनी होती है ना, वो उसके ऊपर एक्चुअली होता क्या है, उसमें ना मुसलमान और हिंदुओं का आपस में किसी पॉइंट पे पैचअप नहीं होता, उन दोनों का ना आपस में राइवलरी जो है ना वो चलती रहती है। उसकी वजह से कोई रिफॉर्म्स जो है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज मुत्तफका तौर पे फैसला दे सकें, वो किसी दोनों पार्टीज को लीड नहीं करती, मतलब उन पॉइंट्स के ऊपर एग्री नहीं होती, जिसकी वजह से उस टाइम पे 1929 में जो रिफॉर्म्स आनी होती हैं वो नहीं आती। फिर वो 1935 का एक्ट आता है, मतलब इतना गैप आ जाता है। और उस गैप में क्या होता है, यही होता है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। लड़ाइयों से मुराद ये है कि वो कभी कोई मूवमेंट आ जाती है, कभी कोई मूवमेंट आ जाती है। गांधी साहब की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं और कायदे आजम जो है वो डिफरेंट डिमांड्स कर रहे होते हैं। अब मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जो है इसको हम देखते हैं ये क्या थी। अच्छा, इसको देखने से पहले देखें जिना यानी कि कायदे आजम ने ज्वाइन कर लिया था लेजिस्लेटिव असेंबली को 1909 में मुंबई के अंदर, और कायदे आजम ने कांग्रेस जो थी वो ज्वाइन की थी 1906 में। जब मुस्लिम लीग बनी उस टाइम पे कायदे आजम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की थी, कांग्रेस ज्वाइन की थी। क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस जो थी वो सीनियर पार्टी थी, क्योंकि वो हमारे पास 1885 में बन गई थी। तो 1885 से 1906 तक हमारे पास 21 साल बनते हैं, तो वो सीनियर पार्टी थी। तो कायदे आजम जो थे वो एक मतलब उनके अंदर शुरू से इस तरह की सलाहियतें थी, उन्होंने देख लिया कि एक अच्छी पार्टी है, लीड कर रही है। और उस टाइम पे कांग्रेस कहती भी ये थी कि हम जो है दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है, मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी, इसलिए कायदे आजम ने उनको ज्वाइन कर लिया। लेकिन कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1913 में, ठीक है। अच्छा, अब जो है मंटू साहब जो थे वो कौन थे, गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, और मोर्ले साहब जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये मैंने आपको उसमें बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी 1885 का जो एक्ट है उसके अंदर हमने देखा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है मैम और गवर्नर जनरल कौन होता है। मैम इफ यू डोंट माइंड, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ये 1913 में जब कायदे आजम मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं तो क्या कांग्रेस में वो रहते हैं या उसको छोड़ देते हैं? कांग्रेस में होते हैं, कांग्रेस को वो छोड़ते हैं 1920 में। अच्छा। हाँ जी, ये इन्होंने जो है ना 5-6 साल दोनों पार्टीज को ज्वाइन किए रखा है। और 1920 में वो कांग्रेस छोड़ते हैं, उनकी ना गांधी के साथ एक तरह से आप कह लें डिसएग्रीमेंट हो जाता है। डिसएग्रीमेंट क्या होता है कि तहरीक खिलाफत चल रही होती है ना, खैर अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो तहरीक खिलाफत में ना गांधी जो होता है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो कायदे आजम नहीं चाहते होते कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो, तो वो मुसलमानों को मना करते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन मुसलमान कायदे आजम की बात को नहीं मानते और गांधी की बात को मान के ना उसके साथ चल पड़ते हैं। तो फिर कायदे आजम जो है ना, क्योंकि कायदे आजम की बात वो गांधी नहीं मानते, तो फिर इसलिए कायदे आजम जो है वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और वो ये देख लेते हैं कांग्रेस जो है ना ये सिर्फ हिंदुओं की जमात है। कायदे आजम को एक्चुअली ना अंदाजा हो जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ना हमें नुकसान होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा, उसकी वजह से वो मुसलमानों को मना करते हैं। लेकिन गांधी उसी चीज का फायदा उठाते हैं और मुसलमानों को अपने साथ मिला लेते हैं, और इसका बाद में मुसलमानों को नुकसान होता भी है। खैर चले, इंडियन कौंसिल एक्ट है, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स है, 1909 में हम पहुंचे हैं। रिफॉर्म्स में कहा क्या गया, राइट टू सेपरेट इलेक्टेड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन 1909, यानी कि ब्रिटिशर्स की जानिब से इस राइट को मुसलमानों के एक्सेप्ट कर लिया गया कि मुसलमानों के इलेक्शंस जो हैं वो अलग से होने चाहिए। नंबर ऑफ लोकल इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज्ड। ये देखिए मैंने नोट्स कैसे बनाए हुए हैं, इंक्रीज्ड मैंने कैसे लिखा है, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है ना उनको समझ लग जाएगा कि हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे करते होते थे कि नंबर ऑफ लोकल इंडियंस जो थे ना उनकी रिप्रेजेंटेशन का इजाफा किया जाए। उसके बाद जो साथ में क्या होता है, क्वीन विक्टोरिया जो है वो क्या करती है, इंडियंस विल इक्वली बी ट्रीटेड। एक्चुअली उस टाइम पे इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों यहाँ पे रह रहे होते हैं। ब्रिटिशर्स की क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही होती है तो काफी सारे ब्रिटिशर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं, और उसकी वजह से ना डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है। डिस्क्रिमिनेशन से मुराद ये है कि दोनों के साथ अलग तरह का सलूक किया जा रहा था, मुसलमानों के साथ अलग तरह का और ब्रिटिशर्स के साथ अलग तरह सा और हिंदुओं के साथ अलग तरह से। तो क्वीन विक्टोरिया जो होती है ना उस टाइम पे कहती है कि इंडियंस जो है ना उनको वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसा ब्रिटिशर्स के साथ सलूक किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स का जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो यही है कि सेपरेट इलेक्ट्रेट जो होते हैं ना, इलेक्शंस जो होते हैं वो मुसलमानों की इस बात को मान लिया जाता है और इसको रिफॉर्म्स के अंदर ऐड कर दिया जाता है। और मिंटो कौन है और मोर्ले कौन है ये मैंने आपको बता दिया। मोर्ले जो था वो सेक्रेटरी था और मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल थे उस टाइम के।
उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, 1911 में हमारे पास क्या होता है, कॉमरेड जो है ना न्यूज़पेपर, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है और ये वीकली पब्लिश होता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है इसको स्टार्ट करते हैं। 1911 से इसकी पब्लिशिंग स्टार्ट होती है और 1914 के अंदर ये खत्म हो जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक और अखबार निकालते हैं जिसका नाम होता है हमदर्द, ये उर्दू का अखबार होता है, ठीक है। और इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का जो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आता होता है कि इनको दफन किधर किया गया, ये कहाँ पे दफन है, कौन सा मुस्लिम लीडर है जो यरूशलेम के अंदर दफन है। यरूशलेम से मुराद ये कि फ़लस्तीन, ठीक है। इनकी पैदाइश मैंने ये लिखी हुई है, इधर डेट 1878 में ये पैदा होते हैं और 1931 में इनकी डेथ हो जाती है। ये आप लोग जो ईयर्स है ना, ये इस तरह नहीं याद रहेंगे क्योंकि ईयर्स तो बहुत ज्यादा है, हर लाइन में, हर एमसीक्यूज के अंदर डेट है, ईयर है, उसको याद रखने की कोई ना कोई निशानी होनी चाहिए। अब ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1931 में इनकी डेथ हुई है, तो आप इसको याद रखें कि खुतबा इलाहाबाद होता है 1930 में, जो हमें पता है कि अल्लामा इकबाल उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उसके एक साल बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर की डेथ हो जाती है 1931 में। इसके आप ना कुछ क्लूज बना के रखेंगे तो आपको याद रहेंगे, अदरवाइज आपको जो है वो चीजें भूल जाएंगी। मुझे नहीं अभी तक डेट्स याद, कोई मेरे से पूछे कब पैदा हुए थे तो मैं खुद सोचने बैठ जाऊंगी, पता नहीं कब पैदा हुए थे। अभी 1878 में पैदा हुए हैं और 1931 में इनकी डेथ हुई है। अच्छा, अब ये दो अखबार निकाले हैं, एक उर्दू अखबार निकाला है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने और एक इन्होंने निकाला है इंग्लिश अखबार। इंग्लिश अखबार जो था ये वीकली था और जो उर्दू अखबार है हमदर्द, ये मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद पड़ता है ये डेली न्यूज़पेपर है। अच्छा, उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अखबार निकाला अल हिलाल के नाम से, ठीक है। और ये कांग्रेस के सदर भी रहे हैं 1923 से 1924 तक और फिर 1940 से 1946 तक, यानी कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उसके सदर रहे हैं। और इनकी एक किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा, आपको मज़ेदार बात बताऊं मैं एक, शायद हो सकता है आप लोगों में से किसी को पता भी हो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ना, ये पार्टीशन नहीं चाहते थे सब कॉन्टिनेंट की। ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान अलहदा वतन बनाए और हिंदू जो है वो अलहदा वतन बनाए। और दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान बन गया, इन्होंने जो है इंडिया में रहना पसंद किया, ये पाकिस्तान में नहीं आए थे, ये वहीं रहे और ये बाद में उनके एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। ये बात पता है आप लोगों को, किस किस को ये बात पता है? मैम ये एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के बने थे। अब्दुल हाँ कलाम जी, है, अब्दुल कलाम है, अब्दुल कलाम है। अच्छा, ये आगे मैंने नोट्स में शेयर भी की हुई है इनकी डिटेल्स, वो हम वहां पे जाएंगे तो फिर देख लेंगे। अच्छा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मैंने आपको बताया कि इन्होंने 2 अखबार निकाले और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक अखबार निकाला। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। इसका बहुत एमसीक्यूज आता होता है कि ये किताब किसने लिखी, और बुक्स के एमसीक्यूज लाजमी पेपर में 1 या 2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। बुक का नाम होता है तो उसके राइटर का नाम पूछा जाता है, या राइटर का नाम होता है तो नीचे डिफरेंट बुक्स होती हैं कि इनकी कौन कौन सी बुक है। तो ये भी एक अलग तरह से आपको थोड़ा सा टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मेरे पास लेक्चर हुआ तो हो सकता है मैं ये आपके साथ नोट शेयर कर दूं, आपको बता दूं कि किताबें जो हैं ये काफ़ी करनी पड़ेंगी। तकरीबन 100-150 किताबें ऐसी हैं जो फेमस हैं, जो जिनके एमसीक्यूज रिपीट होते हैं बार बार। खैर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे 41th प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1923 के अंदर, और इन्होंने जामिया मिल्लत इस्लामिया एक कॉलेज था वो बनाया, ठीक है। उसके अलावा 14th प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ये प्रेसिडेंट भी रहे। जामिया मिल्लत इस्लामिया जो स्टैब्लिश की गई 1920 में स्टैब्लिश हुई दिल्ली के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर साथ साथ उनके किस किस ने काम किया, मौलाना जौहर ने, हकीम अजमल ने। और ये ओरिजिनली जो जामिया मिल्लत इस्लामिया स्टैब्लिश हुई थी अलीगढ़ में हुई थी, बाद में इसकी ट्रांसफर होगी दिल्ली के अंदर। इदारे भी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि इंसानों की हो, इदारों की, दारुल हुकूमत ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना था तो हमारा कैपिटल क्या था, कराची था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि कराची जो है वहां पे ना एक्चुअली जो कैपिटल होता है ना उसको ऐसी जगह पे होना चाहिए जो थोड़ा सा सिक्योर हो और वहां पे इतना रश भी ना हो। रश से मुराद ये कि वहां पे ना इंटरनेशनल मीटिंग्स कुछ ना कुछ होनी होती हैं,
फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं और डिफरेंट तरह के, जाहिर है कैपिटल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो कराची जो था वो तो हमारा पहले इकोनॉमिकल हब था क्योंकि उसको पोर्ट लगती है। और एक इशू ये भी होता है, सिक्योरिटी इशू भी होता है। पोर्ट से आप जब भी अगर आपकी किसी मुल्क के साथ जंग हो रही है, ठीक है, तो बंदरगाह से हमला करना पानियों के थ्रू एक तरीका होता है, उससे भी हमला किया जा सकता है, और थ्रू एयर भी होता है। तो कैपिटल को ना थोड़े से सिक्योर लोकेशन पे कोशिश की जाती है कि उसको बनाया जाए। तो इसकी वजह से कराची से फिर उसको कैपिटल को शिफ्ट किया गया था इस्लामाबाद, जिसको 20 साल लगे थे हमें। 1950 नहीं 20 नहीं हाँ तकरीबन 13-14 साल लगे थे। 1958 और 9 में जो है हमारा कैपिटल शिफ्ट हो जाता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से पहले 1 साल रावलपिंडी में भी रहता है, फिर रावलपिंडी से इस्लामाबाद। मतलब इस्लामाबाद को प्रॉपर डिजाइन किया गया कैपिटल बनाने के लिए, अदरवाइज वो उस तरह से इतना एक डेवलप्ड सिटी नहीं था। अच्छा, अब ये जो मैंने चीजें लिखी है ना, ये साइड पे, ये मैंने आपने नोटिस किया, ये मैंने स्किप कर दिया, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ये जो चीजें है ना, ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो हमारी उस टाइम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी ना, उसके अंदर जो लोग, जितने लोग थे, जितने इंडियंस थे, और उसके अंदर कौन कौन से सूबे आते थे, ये वो वाली चीजें हैं। ये जो है ना, मैं आपको फिर किसी दिन सेपरेट पढ़ाऊंगी, इसको भी आप स्किप कर दें, मैंने खुद इसको इंटेंशनली स्किप किया। ठीक है, अब आगे आप देखें। बल्कान वार्स हमारे पास 1911 में बल्कान वार आ रही है। बल्कान वार एक्चुअली जो है ना, ये वर्ल्ड वार 1 की बेस बनने लगी है हमारे पास। वर्ल्ड वार 1 जो है वो होनी है, हमें पता है। वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट कब हुई थी, बताएगा कौन? उन्नीस और सौ एंड चौदह कब में हुई थी? हुई थी। 1914। 1918 में। 18 1914 में स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वार 1। 18 में खत्म हुई फिर। हाँ जी, और 1918 में खत्म हो गई थी। अच्छा, वर्ल्ड वार 1 की जो वजह थी ना, वो ये बंदा है, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आप लोगों को? आर्च ड्यूक फ्रेंड, क्या नाम है इसका? फ्रेंडिनेंट, फ्रेंच पर्सन था ये। इनका नेम भी अजीब सा है, मुझे नहीं समझ आ रहा इसको कैसे प्रोनाउंस करना है एग्जैक्टली। ठीक है, इसको मार दिया गया था, इसकी असैसिनेशन हुई थी। तो ये उनका एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। इंपॉर्टेंट पर्सन इस तरह से होता है कि आप इसको कौन बच्चा गूगल पे जरा सर्च करेगा, या मैं स्क्रीन पे इधर करती हूँ, आप लोगों को शो भी हो जाएगा। मैम स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? अब शो हो रही है। उस टाइम वो उस बंदे को मैं नहीं देख सकता, पता नहीं क्या नाम था जो आपने बताया। आर्च ड्यूक, ये देखें। ये देखें, ये जो होता है ना, हिज असैसिनेशन इन साराजीवो वाज द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार 1। ये ऑस्ट्रिया और हंगरी जो होता है ना, वहां पे ये कोई ऑफिशियल उनका पर्सन है, प्रिजम्पिटिव टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो है ना, उनकी गवर्नमेंट का कोई मेजर बंदा है। अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद समझ आ रही कि वहां पे उसका ये डेजिग्नेशन किंग क्या होता है। है ना मैडम वहाँ का? हाँ जी, किंग होता है ना वहाँ का? किंग है वहां का ये। किंग किंग। ठीक है, ठीक है। तो इसका हो जाता है कत्ल। तो जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री है उसका जब हेड ही कत्ल हो जाएगा, उसकी असैसिनेशन हो जाएगी, तो उसके साथ कोई ना कोई तो इश्यूज होंगे। अब एक्चुअली इसके कत्ल के पीछे भी तो कोई स्टोरी होगी ना, एकदम से ही तो नहीं ना उसका कत्ल हो गया, कोई ना कोई उसके पीछे स्टोरी चल रही होगी जिसकी वजह से उसको कत्ल किया गया। उसके लिए हम देखते हैं बल्कान वार्स जो होती है ना, ये बल्कान जो है ना एक पेनिनसुला है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है बल्कान पेनिनसुला। अच्छा, बल्कान पेनिनसुला को ना क्रॉस रोड ऑफ 3 मेजर एम्पायर्स भी कहा जाता है, ऑटोमान, रशिया एंड ऑस्ट्रो और हंगरिया। बल्कान पेनिनसुला मैं आपको पहले गूगल पे चलो शो करवा देती हूँ, स्क्रीन तो शेयर हो ही रही है। ये देखें, ये पेनिनसुला एक्चुअली होता है जिसको 3 साइडेड जो है ना वाटर होता है, और 1 साइड पे उसको लैंड लग रही होती है। अब ये देखें, इसको इधर से भी पानी लग रहा है सारा,
ठीक है, नीचे वाली साइड से भी, ये ग्रीस के नीचे से भी पानी है, और इधर ये इस तरफ भी इसको पानी लग रहा है। एड्रियाटिक सी है इधर, ठीक है, इधर इधर भी समुंदर है और इधर भी समुंदर है, इधर ब्लैक सी आ रहा है। अब पेनिनसुला के अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये स्लोवेनिया है, क्रोशिया है, बोस्निया एंड हर्जिगोविया है, सर्बिया है, मोंटेग्रो है, कोसोवो है, नॉर्थ मैसिडोनिया है, अल्बानिया है, ग्रीस है, बल्गेरिया है, तुर्की है। तुर्की का देखें हाफ रीजन हमारे पास बल्कान पेनिनसुला में आ रहा है, और हाफ रीजन जो है वो हमारे पास इधर एशिया में आता है। मोल्डोवा है और रोमानिया है। अच्छा, अब समझ लगी बल्कान पेनिनसुला में एक्चुअली था क्या। ये इतने सारे इसमें कंट्रीज हैं, ये मैंने इधर लिखे भी हैं साथ में। बल्कान पेनिनसुला के अंदर ये इतने कंट्रीज हैं। अब होता क्या एक्चुअली, उस टाइम पे ना जब इस बंदे का कत्ल होता है ना, तो इस रीजन के अंदर जितने कंट्रीज होते हैं ना, वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब बल्कान पेनिनसुला जो है, हमें पता है क्रॉस रोड ऑफ 3 मेजर एम्पायर्स है, ओटोमान, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब ये एक ऐसी, इसकी लोकेशन ऐसी थी कि ये पूरी वर्ल्ड का ना सेंटर पॉइंट था। और आपको पता उस टाइम पे ओटोमान एम्पायर जो थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। एक्चुअली वर्ल्ड वार 1 जो थी वो ओटोमान एम्पायर के अगेंस्ट थी। मुसलमानों का जो दौरे हुकूमत था, वो आप लोगों ने स्टोरीज पढ़ी हैं कि बड़ा उसने एक अरूज देखा है अपने टाइम पे। ओटोमान एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ हर चीज को जवाल है, तो मुसलमानों की जो हुकूमत है वो भी खत्म हो गई। और उस हुकूमत के खत्म होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो होनी थी, और वजह ये हुई कि इस बंदे का हो गया कत्ल। अब 2 ग्रुप्स बन गए। अब जो 2 ग्रुप्स बने हैं, एक ग्रुप में ये देखें, एक ग्रुप ये है जापान, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस। ठीक है, ये 7 कंट्रीज हैं, इन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया, अलाइड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर। और ये दूसरी तरफ कौन हो गए, हंगरी, जर्मनी, ओटोमान, ऑस्ट्रिया और बल्गेरिया। ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो वर्ल्ड जो है वो डिवाइड हो गई। अब जब वर्ल्ड डिवाइड हो गई है, तो दोनों ग्रुप्स की जो है वो जंग चल रही है। और होता क्या है कि ये वाला जो ग्रुप 2 है ना, जिसमें हंगरी, जर्मनी, ओटोमान, ऑस्ट्रिया और बल्गेरिया, ये जंग हार जाते हैं, और ये वाले कंट्रीज जो हैं ये जंग जीत जाते हैं। अब ओटोमान एम्पायर को मैं आपको नेट पे दिखाती हूँ कितनी लार्ज और वास्ट एम्पायर होती है ये। ठीक है, ये देखते हैं मैं, ये आप लोगों को शो हो रहा है मैप। ये ब्लैक सी हमने देखा था अभी, और हमने देखा था इसके ऊपर ये तुर्की होता है। तो तुर्की तो बाद में बना ना, जब ओटोमान एम्पायर खत्म होती है, उससे पहले इसका नाम तो ओटोमान एम्पायर होता है। इसके अंदर ये सारे रीजन होते हैं। ये ओटोमान एम्पायर जो है हमारे पास अफ्रीका में भी होती है, ये देखें, ये नीचे नीचे भी आ रही है, ये ट्यूनिस, त्रिपोली, ये इधर, ये दरिया नील जो है, ये रेड सी, मेडिटेरियन सी, ये सारा जो है ये ओटोमान एम्पायर के अंदर आ रहा होता है। ये टिग्रस रिवर, दरिया फुरात, यूरोफ्राट रिवर, ये सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। उस टाइम क्योंकि मुसलमानों ने एक अपना एक रूज देखा होता है, उन्होंने दुनिया को दिखाया होता है कि कैसे काम करना है। एक्चुअली आपको पता है मुसलमानों से ही यूरोपियंस ने सारी ट्रेडिशंस ली हैं। जिस बच्चे का थोड़ा सा नॉलेज वास्ट है ना, उसको आइडिया होगा कि जितना भी मैथ है, साइंस है, इसकी बुनियाद जो है अगर हम पीछे से निकाल के देखें तो वो सारी मुस्लिम वर्ल्ड से निकलती है। और मुस्लिम वर्ल्ड से इसलिए निकलती है कि हजूर सल्लम का दौर है, ठीक है, उसके बाद सहाबा आ जाते हैं, और सहाबा के दौर में, हजरत उमर के दौर में साइंस ने बहुत तरक्की की थी। हजरत उमर के दौर के अंदर जमीन की पैमाइश कर ली गई थी, जमीन का रेडियस मालूम कर लिया गया था कि जमीन का कितना रेडियस है। ये जबकि हम लोगों को बहुत अभी तक भी शायद आप लोगों को शायद क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता चल रहा, अभी पता चल रहा होगा कि हजरत उमर के दौर के अंदर जमीन का रेडियस मालूम कर लिया गया था, और वो मालूम मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं किया था। उस वक्त मुसलमान जो थे वो अरूज पे थे। मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बताती हूँ, फ्रांस के परफ्यूम बहुत मशहूर है, सबको पता होगा, ऐसे ही है। किधर गई हमारी क्लास, ये मैम फ्रांस क्या मशहूर है? फ्रांस के परफ्यूम्स ऐसे ही है। अब ये ना, किस लिए मशहूर है मैम? मुसलमानों ने बनाए थे? नहीं नहीं, जो यूरोप था ना उस टाइम पे वो इतना डेवलप्ड नहीं था, उनको पता ही नहीं था एजुकेशन क्या है, किस तरह रहना है, सफाई सुथराई, बेसिक हाइजीन के इश्यूज, उन्हें कुछ चीजों का नहीं पता था। उस टाइम पे ना यूरोप जो था ना वो एक, आप उसको कह लें, डार्क कॉन्टिनेंट समझा जाता था। डार्क कॉन्टिनेंट इस हवाले से कि उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उन्हें चीजों का नहीं पता था। लेकिन मुसलमान जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब फ्रांस के और यूरोप के जो लोग थे ना, वो लोग नहाते ही नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हमने नहा के अपने आप को साफ सुथरा करना है,
कितने कितने दिन वो नहीं नहाते थे, हफ्ता हफ्ता 10 10 15 15 दिन वो नहाते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास से फिर स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी बॉडी को साफ नहीं करेंगे तो यही इश्यूज आएंगे आपके सामने। तो उन्होंने उसको क्या किया, उस स्मेल को ओवरकम करने के लिए ना उन्होंने परफ्यूम्स बनाने शुरू किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया एक जगह से दूसरी जगह, तो जब वहां से यूरोप से लोग बाहर निकले ना, जब उन्होंने इर्द गिर्द के इलाकों में जाना शुरू किया, तो उनको फिर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आके पता चला कि एक्चुअली सफाई क्या है। उन्होंने मुसलमानों से सीखा। आपको पता है मुस्लिम शॉवर वॉशरूम्स में यूज होता है। मुस्लिम शॉवर का पता है आप लोगों को? वॉशरूम में ये जो हैंड से हम यूज करते हैं, एक तो टैप होता है ना हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास होता है मुस्लिम शॉवर। समझ आ रही है आप लोगों को मुस्लिम शॉवर मैं किसे कह रही हूँ? ठहरें, इसको अगर कोई गलत सी पिक्चर ना ओपन हो गई तो। मुस्लिम शॉवर, ये ठीक है, ये हम लोग वॉशरूम्स में यूज करते हैं, हमारे वॉशरूम्स में लगा होता है। इसका नाम है मुस्लिम शॉवर। किस किस को पता है? अब हम समझते हैं कि यूरोप की इजाद है, लेकिन इसका नाम देखें क्या है। इसका नाम है, मुसलमानों वाला नाम है, मुस्लिम शॉवर। वो वॉशरूम्स में जाते थे ना, वो वॉश ही नहीं करते थे अपनी बॉडी को, उन्हें पता ही नहीं था। अभी भी हम लोग देखते हैं कि बाहर के कंट्रीज में ज्यादातर हम जाए तो टिश्यूज यूज होते हैं, लोग टिश्यू यूज करते हैं। खैर अब तो पानी भी यूज करते हैं, वो वाला हिसाब नहीं है अब, लेकिन पहले ये नहीं होता था, जस्ट ऐसे ही टिश्यू यूज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब अलाम लाशला आप कह लें। तो जब उन्होंने देखा ना कि मुसलमानों के अंदर तो सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल है, तो उसके बाद उन्होंने ये एक इजाद किया और उसका नाम उन्होंने मुस्लिम शॉवर रख दिया, क्योंकि उनके जहन में और कोई नाम ही नहीं आया। उनको पता ही मुसलमानों से चला था कि अच्छा इसको इस तरह से यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसको हम मतलब सफाई का एक्चुअली पर्पस उनको इतना क्लियर नहीं था। बात हमारी इधर उधर हो गई है, हम पढ़े थे वर्ल्ड वार 1। ऑटोमान एम्पायर जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी। ऑटोमान एम्पायर को एक्चुअली उस टाइम पे दुनिया तोड़ना चाहती थी, जैसे अब अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग पावर है। खैर अब तो वन पोलर वर्ल्ड नहीं रही, अब तो वर्ल्ड जो है बहुत सारे रीजन में डिवाइड हो चुकी है। जैसे हमें पता है रशिया भी एक मेजर पावर है, ठीक है, चाइना भी एक ऐसी पावर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे ऑटोमान पावर ही जो थी ना एम्पायर, ये अकेली पावर थी, तो इसको तोड़ना चाहते थे। और उसकी जो रीजन थी ना, रीजन यही थी कि मुसलमानों का अरूज जो है वो अब खत्म होना चाहिए। उस टाइम पे जो चीजें चल रही थी, नेशनलिज्म वाज एट पीक। हर कंट्री जो था ना वो अपने आप को, जैसे अब हम पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, पाकिस्तानी अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी है, इंडियंस अलग हैं, अमेरिकन अलग हैं, चाइनीज अलग हैं। नेशनलिज्म जो है ना बहुत ज्यादा प्रमोट हो चुका है, और तब भी यही था, इंपीरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंस, ठीक है। ये तीन चार जो चीजें थी ना, इसको हम किस तरह से देखेंगे, अलायंसेस, ये मुझे पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि इसको इसके साथ कैसे मैंने लिखा है या कनेक्ट किया है। खैर बहरहाल ऑटोमान एम्पायर जो है वो टूट जाती है, और उसके टूटने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं वो वजूद में आते हैं, और इसके बाद फिर तहरीक खिलाफत भी जो है वो हमारे पास शुरू होती है। ऑटोमान एम्पायर का ये टाइम पीरियड देखें कब बनती है। 1299 में एम्पायर की जो है वो बुनियाद रख दी जाती है। हमने, आप लोग देखते भी हैं, कुल्लूस उस्मान नहीं देखते सारे, 1299 में इसकी बुनियाद रखी जाती है, मतलब कि एक एम्पायर जो है वो बन जाती है। और 1923 में ये एम्पायर एक प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ जो है खत्म होती है। 1913 के अंदर कायद आज़म जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। बल्कान वार जो है वो दो होती हैं। पहली बल्कान वार 1911 में होती है, ठीक है, 1912 में होती है, ये फर्स्ट लिखी हुई है मैंने। फर्स्ट बल्कान वार 8 अक्टूबर को शुरू होती है 1912 से, और 1913 में खत्म होती है 30 मई को। और जब बल्कान वार फर्स्ट खत्म होती है तो ट्रीटी ऑफ लंदन होता है। सेकेंड बल्कान वार जो होती है ये 16 जून को शुरू होती है और 10 अगस्त को खत्म हो जाती है 1913 में। दूसरी बल्कान वार, पहली बल्कान वार 1912 में है और दूसरी बल्कान वार 1913 में है। और इसका जो ट्रीटी होता है जिसके मुताबिक इस वॉर को ख़त्म किया जाता है वो हमारे पास ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल है। और बल्कान पेनिनसुला मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्रॉस रोड ऑफ 3 मेजर एम्पायर्स। 3 मेजर एम्पायर उस टाइम की जो होती हैं वो
उनको मिला रही होती है बल्कान पेनिनसुला, और कंट्रीज जो हैं इसके अंदर कितने होते हैं ये खैर, ये साथ मैंने खुद से पढ़ के इसके ऊपर इसके कैपिटल्स भी लिखे हुए हैं। अच्छा, कोसोवो का कैपिटल लाजमी पेपर में मतलब मैंने देखा है कि अक्सर पूछा जाता है, अल्बानिया का, कोसोवो का, और हाँ ये दो मैंने ज्यादा देखे हैं कि इनके जो है ना कैपिटल पूछे जाते हैं। कोसोवो का कैपिटल है प्रिस्टीना और अल्बानिया का कैपिटल है टिराना। आप लोग बाकी सर्च करते रहेंगे तो लिखते रहेंगे और करते रहें, क्योंकि कंट्रीज तो बहुत सारे हैं। 1913 में सेकंड बल्कान वार हुई है और 1913 में ही कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। और अप्रैल 1913 में क्या होता है, कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी होती है। कानपुर जो है एक इलाके का नाम है, ठीक है, और इस इलाके में होता क्या है, मछली बाजार के अंदर ना वजू खाना होता है, जहाँ पे मतलब मस्जिद होती है, साथ में वजू खाना होता है। उसको क्या होता है, वो हिंदू जो होते हैं या वहाँ के इलाके के जो लोग होते हैं वो उसको आके ख़त्म कर देते हैं, और उसके नतीजे में वहाँ पे फसादात शुरू हो जाते हैं और 133 मुसलमान जो है वो मर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, 133 मुसलमानों का जब कत्ल हुआ है या उनको मारा गया है या जैसे भी किया गया, तो ये एक ऐसा इशू नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जाए। उसके बाद आगे फर्दर डिफरेंट इश्यूज चलते रहेंगे। अब इंटरनेशनल लेवल पे उस टाइम पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड वार 1 की रीजंस बन रही हैं, और सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्लियर होनी शुरू हो गई है, या उनके अंदर जो उनके जो इश्यूज हैं वो सामने आने शुरू हो गए हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं उनके साथ। पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन है, पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया। पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अच्छा, और साथ में मैंने इधर नीचे लिखा हुआ है कि बल्कान माउंटेन्स जो हैं वो यूरोप में होती हैं, यूरोप में है, जिसकी वजह से वहीं से उसका नाम लिया हुआ है बल्कान पेनिनसुला का। बल्गेरिया और सर्बिया के अंदर ये जो है माउंटेन्स है। अब बल्गेरिया और सर्बिया आप देखें दोनों इसी बल्कान पेनिनसुला के कंट्रीज है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि हम टॉपिक को ना यहीं पे क्लोज कर दें। हम आगे से देखते हैं, क्योंकि हमने फर्दर आगे चीजें तो देखेंगे ही। 1905 से 1911 तक के हम मेजर इवेंट्स देख लेते हैं, किसमें क्या क्या होता है। सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। सूरत इज अ प्लेस इन इंडियन गुजरात। डॉक्टर राश बिहारी घोष वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट